जंतर मंतर से निकलकर हम उस महल की तरफ चलेंगे जिसका अस्तित्व जयपुर शहर से भी पुराना है। आमेर का किला अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। यह उबड़ खाबड़ पहाड़ियां आमेर किले को प्राकृतिक और रणनीतिक रक्षात्मक स्थिति प्रदान करती हैं। आमेर का किला चट्टानी पहाड़ियों, घने जंगलों और हरी भरी हरियाली से भरपूर सुरम्य परिदृश्य से घिरा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। अपनी ऊंची स्थिति के कारण आमेर का किला आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें मावटा झील, आमेर शहर और जयपुर का सुदूर शहर शामिल है। आमेर का किला जयपुर के केंद्र से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। जयपुर से निकटता के कारण शहर में आने वाले स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों के लिए यहाँ तक पहुँचना सुलभ है। यह किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। किले का निर्माण अरावली पर्वतमाला द्वारा निर्मित कलिखो पहाड़ियों पर किया गया है। इस किले को मावथा झील और सागर झील के साथ अरावली पर्वतमाला के बीच सामरिक रूप से बनाया गया है। किले की स्थापना 16वीं शताब्दी में कछवाहा राजपूत शासकों द्वारा की गई थी। किले के प्राथमिक आकर्षण हैं दीवाने आम, दीवाने खास, सूरज पोल, सिंह पोल, गणेश पोल, शीश महल, जलेब चौक, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, यश मंदिर, शिला देवी मंदिर, भूल भुलैया और जनाना ड्योढ़ी। नेशनल हाईवे 248 के किनारे के कई बिंदु किले का मनमोहक दृश्य प्रदान करते हैं। आमेर का किला इतना विशाल है कि इसे एक ही तस्वीर में कैद करना लगभग असंभव सा लगता है। दूर से यह किला वैसा ही प्रतीत होता है जैसा आपने सपनों में देखा होगा। अच्छी बात यह है कि मेरे पास ड्रोन कैमरा भी है। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। आइए मैं आपको सुबह की पहली किरणों से जगमगाते इस भव्य किले और उसके आसपास के क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाता हूँ। किले के सामने है विशाल मावटा झील, खूबसूरत दिलाराम बाग और पीछे और ऊंचाई पर है शक्तिशाली जयगढ़ दुर्ग। आमेर किले का निर्माण सबसे पहले सन 1558 में राजा भारमल और राजा मानसिंह प्रथम के साथ शुरू हुआ। यह किला 3 राजाओं के सतत प्रयासों के बाद 2 शताब्दी की अवधि में पूर्ण हुआ। जयगढ़ की पुरानी स्थापना के विपरीत आमेर किले को शाही परिवार के नए निवास स्थान के रूप में नामित किया गया था। हालांकि आमेर और जयगढ़ इन दोनों किलों के बीच चलने वाले सामान्य मार्ग के कारण इन्हें एक ही प्रतिष्ठान माना जाता है। आमेर किले का निर्माण शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। यह किला गिरी दुर्ग या पहाड़ी किले की विशिष्टताओं का पालन करता है और इसे रक्षा की दृष्टि से अभेद माना जाता है। आमेर किले की सुरक्षा चौड़ी खाई और मजबूत दीवारें करती हैं। दुश्मन के सीधे हमले से सुरक्षा के लिए झील के चारों तरफ गहरी खाई खोदी गई है। आमेर किले के मामले में सागर झील और मावथा झील न केवल गढ़ के निवासियों को पानी उपलब्ध कराने बल्कि दुश्मन को एक निश्चित बिंदु के परे रोकने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती हैं। आमेर को पहले ढूंढार के नाम से जाना जाता था और यह मीना कबीले की राजधानी थी। मीना और भील जनजातियां राजस्थान की सबसे प्राचीन मूल निवासी हैं, जिनका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। ढूंढार के इन जंगलों पे कभी मीना कबीले का राज था, जिनके बाद आए कछवाहा राजपूत। आमेर किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से किया गया है। किले की संरचना में 4 अलग अलग भाग हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग प्रवेश द्वार है। किले की दीवारों पर भगवान कृष्ण के जीवन की छवियां और रामायण के चित्रण की आकृतियां शामिल हैं, जो हिंदू तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। किले में प्रवेश सूरज पोल या सन गेट से होता है, जो मुख्य प्रांगण में खुलता है। यह पूर्व मुखी द्वार किले का मुख्य प्रवेश द्वार भी है और उगते सूरज के संबंध में इसकी स्थिति से ही इसके नाम का स्रोत है। सूरज पोल से प्रवेश करते हुए आप जलेब चौक पहुंचते हैं। युद्ध के बाद शासक अपने सैनिकों समेत जुलूस के साथ यहीं से प्रवेश किया करते थे। यह प्रांगण वह स्थान है जहां सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाया करते थे। महिलाएं इन उत्सवों को झरोखों से देखा करती थीं। जलेब चौक के दाहिनी तरफ शिला देवी मंदिर है। मंदिर में जटिल संगमरमर की नक्काशी के साथ साथ एक दोहरे दरवाजे वाला प्रवेश द्वार है, जो चांदी से ढका हुआ है। मंदिर की मूर्ति महाराजा मानसिंह को सन 1604 में जेसोर बंगाल के शासक द्वारा भेंट की गई थी। एक अनुष्ठान के रूप में नवरात्रि के 8वें दिन मंदिर के सामने जानवरों की बलि दी जाती थी। हालांकि इस अनुष्ठान पर अंततः हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रवेश द्वार के ऊपर सुहाग मंदिर है, जहां केवल शाही महिलाओं को ही पूजा करने की अनुमति थी। वैसे तो आमेर का किला पर्यटन के लिए सुबह 8 बजे खुलता है, लेकिन किले का पहला प्रांगण, जिसे जलेब चौक कहते हैं, किले के अंदर स्थित प्राचीन शिला देवी मंदिर का प्रवेश द्वार है, जो सवेरे 6 बजे से ही भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाता है। यह मंदिर स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और आप अक्सर भक्तों को मंदिर के बाहर भंडारा आयोजित करते हुए देखेंगे। नीचे मुख्य सड़क से इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप दिलाराम बाग से होकर करीब 200 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं। अगर आप इस किले तक हाथी की सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो अपना दिन जल्दी शुरू करें, क्योंकि यह सवारी सुबह करीब 8 बजे से शुरू होती है और दोपहर 12 बजे के आसपास बंद हो जाती है। 2 लोगों के लिए इसकी कीमत 1000 रुपये है। पूरी दुनिया में एनिमल क्रूएल्टी पर ज्ञान पेलने वाले अंग्रेज बड़े मजे से इस सवारी का आनंद लेते हैं। पहले प्रांगण में महल तक ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के बगल में टिकट खिड़की है, जहां से आप महल के अंदर जाने का टिकट खरीद सकते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए टिकट की कीमत 102 रुपये है। स्टूडेंट्स के लिए ये टिकट मात्र 20 रुपये में मिल जाती है। यहीं पर आपको ATM मशीनें, वॉशरूम्स, बैठने की जगह और कैंटीन भी मिल जाती है।
गर्मियों में यहाँ से पानी की बोतल ले जाना ना भूलें। पहले आंगन से एक सीढ़ी दूसरे आंगन की तरफ जाती है, जहाँ क्रमशः दीवाने आम यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स और दीवाने खास यानी कि हाउस ऑफ ऑफिशियल्स स्थित है। दीवाने आम में शासक आम लोगों की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते थे, जबकि दीवाने खास केवल आधिकारिक राज्य नीति मामलों तक ही सीमित था। यहाँ कर, राजस्व और सुरक्षा आदि संबंधित चिंताओं पर विचार किया जाता था। दीवाने खास के ऊपर जय मंदिर स्थित है, जिसे फूलों वाली कांच के टाइलों से सजाया गया है। दूसरे प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको शानदार दीवाने आम नजर आता है। दीवाने आम एक बड़ा हॉल है जो 3 तरफ से खुला है और यहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है। इस हॉल में ढेर सारे खंबे हैं जो कतार में आज भी मजबूती से खड़े हैं। यहाँ कई कपल्स आपको अपना प्री वेडिंग शूट करवाते मिल जाएंगे। हॉल की बालकनी से महल के आसपास का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ तो ढेर सारी पिक्स लेना बनता है। दीवाने आम के बगल में आपको दिखेगी 27 कचहरी। आप इसे पुराने जमाने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस समझो। यहाँ राजपूत साम्राज्य के सरकारी अधिकारी, मंत्री, सलाहकार और दरबारी सचिव बैठा करते थे। पंचायत तो देखी होगी ना अपने प्राइम पे। आप इसे 17वीं शताब्दी के प्रधान जी और सचिव जी का ऑफिस कह सकते हैं। कचहरी के सामने है गणेश पोल और उसके बगल में है शाही रसोई, जहाँ लगे इस बोर्ड को देखकर आपके जैसे मेरे मन में भी सवाल आया कि रसोड़े में कौन था। तीसरा आंगन है गणेश पोल, जहाँ से प्रवेश करने पर आप शाही परिवार के सदस्यों और उनके परिचारकों के निवास स्थान को देख सकते हैं। गणेश पोल की दीवारें मोज़ेक और उत्कीर्ण मूर्तियों से ढकी हुई हैं। गणेश पोल आमेर किले के प्राइवेट क्वार्टर्स का एंट्री गेट है। ये महल का वो निजी हिस्सा होता है जहाँ राजा और रानियों समेत शाही परिवार रहता था। गणेश पोल अपनी सुंदर कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है और इसमें भगवान गणेश का एक विस्तृत चित्र है जो शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। वीकेंड की छुट्टियों पे यहाँ बहुत से स्कूल और कॉलेज के ग्रुप्स आते हैं, जिससे आपको ढेरों बच्चे इस महल में दौड़ते, भागते और मस्ती करते मिल जाएंगे। गणेश पोल से होकर अब हम महल के तीसरे प्रांगण की ओर चलते हैं। तीसरे प्रांगण में आपका स्वागत करता है खूबसूरत चारबाग गार्डन, जिसके एक तरफ शानदार शीश महल है तो वहीं दूसरी तरफ आरामदायक सुख महल है। आप यहाँ आके दुविधा में पड़ जाओगे कि पहले दाएं जाएं या फिर बाएं, तो चलो पहले दाएं चलते हैं। इस प्रांगण में महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित प्रसिद्ध शीश महल है। यहाँ कई जीत के जश्न और त्योहार मनाए जाते थे। शीश महल की दीवारें और छत लाखों छोटे बड़े कांच और दर्पण के टुकड़ों से सजी हुई हैं। पास के अंग्रेजों के ग्रुप को घुमाते गाइड भैया की माने तो इन शीशों की गिनती लगभग 2 लाख है। सिर्फ इतना ही नहीं, शीश महल का मुख्य ढांचा और खंभे व्हाइट मार्बल से बने हैं, जो चिलचिलाती गर्मी के महीने में भी इस महल को ठंडा रखते हैं। महल की दीवारों पर सुंदर नक्काशी वाली पेंटिंग्स हैं। शीश महल के अंदर जाना मना है, जिसकी भरपाई पर्यटक महल के सामने हजारों तस्वीरें खींचकर कर लेते हैं। शीश महल की दीवारें और छत अवतल दर्पणों से ढकी हुई हैं, जिसके कारण पूरा महल केवल कुछ मोमबत्तियों से ही रोशन हो जाता था। शीश महल के सामने है सुख महल, जिसमें हाथी के दांतों से सजाया हुआ चंदन का एक दरवाजा है। दीवारों के साथ बने चैनलों के कारण सुख महल काफी हद तक वातानुकूलित रहता था। इन चैनलों को नियमित रूप से मावथा झील के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता था। अब सामने सुख महल की तरफ चलते हैं। भाई जैसा नाम वैसा काम। सुख महल पहुंच के पहला सुख तो आपकी आंखों को मिलता है, क्योंकि सामने से आपको खुशनुमा चारबाग गार्डन और चमकता शीश महल जो दिखता है। इस महल को शाही परिवार के लिए गर्मी से बचने और आरामदेह गतिविधियों का आनंद लेने के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था। इस महल के डिजाइन में ऐसी सुविधाएं शामिल हैं जो इस जगह को ठंडा रखने में मदद करती थी, जैसे कि पानी के चैनल और फव्वारे। आप इसे 17वीं शताब्दी का एयर कंडीशन रिसोर्ट समझो। आइए अब महल के चौथे और आखिरी प्रांगण की ओर चलते हैं, जहां आपको राजा मानसिंह का प्राइवेट क्वार्टर और जनाना ड्योढ़ी देखने को मिलेगी। राजा मानसिंह प्रथम का महल भी तीसरे प्रांगण में स्थित है और दरबार की सबसे पुरानी संरचना है। यह वर्ष 1599 में बनकर तैयार हुआ और इसे बनाने में 25 वर्षों से अधिक का समय लगा। किले से बाहर निकलकर सीधा रास्ता आमेर शहर की ओर जाता है। चौथा आंगन है जनाना ड्योढ़ी। जैसे ही आप किले के पश्चिमी भाग में स्थित त्रिपोलिया गेट से प्रवेश करते हैं, जनाना ड्योढ़ी देखी जा सकती है। इस क्षेत्र को जानबूझकर किले के बाकी हिस्सों से अलग बनाया गया था। जनाना ड्योढ़ी रानियों, उनकी माताओं और परिचारकों का निवास स्थान था। इस संरचना का निर्माण अनोखे ढंग से किया गया था, जिसके कारण राजा को जनाना ड्योढ़ी में प्रवेश करते हुए कोई नहीं देख सकता था। यदि वह अपनी किसी रानी के साथ रहते तो बाकी किसी को इसके बारे में खबर नहीं होती थी। जनाना ड्योढ़ी में एक लंबा गलियारा है, जिसमें अन्य कई छोटे गलियारे हैं जो रानियों के विभिन्न कक्षों तक पहुंचते हैं। महल के इस हिस्से में कुछ दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि रानियों के निजी कमरे, पुराने जमाने के पानी की टंकियां, बाथरूम और शौचालय। आओ मैं आपको बताता हूं कि इन टंकियों में पानी कहां से और कैसे भरा जाता था। बीते दौर में पानी की समस्या काफी बड़ी थी। ऐसे में आमेर किले के वास्तुकार ने यह सुनिश्चित किया
कि गढ़ के निवासियों को ऐसी किसी समस्या का सामना न करना पड़े, जिसके लिए मावथा झील का निर्माण किया गया। इस कृत्रिम झील का निर्माण जल भंडार के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था। झील में पानी पास की पहाड़ियों से विशेष रूप से निर्मित चैनलों के माध्यम से एकत्र किया जाता था। झील के पानी को किले तक पहुंचाने की प्रक्रिया को 3 चरणों में किया जाता था। सबसे पहले झील के पानी को मिट्टी के पाइपों के माध्यम से किले के निचले भाग में स्थित एक बड़े से टैंक तक पहुंचाया जाता था, जहां यह पानी अलवड़ीकृत होता था। फिर इस पानी को चरखी के माध्यम से उठाया जाता था और छोटे छोटे टैंकों में भर दिया जाता था। अंततः यह पानी लहरदार ढलान वाली नहरों से होकर गुजरता था, जिससे रेत जम जाती थी और पानी तेजी से बहता रहता था। जनाना ड्योढ़ी से 2 रास्ते निकलते हैं और दोनों ही नीचे आमेर शहर तक जाते हैं। एक रास्ता मावटा झील के सामने चलता है तो वहीं दूसरा किले के पीछे से शहर के बाजार तक जाता है। आखिरकार हमने आमेर किले के चारों प्रांगण देख लिए हैं और अब वक्त है पीछे के रास्ते से बाहर निकलने का। याद रखें कि आपने टिकट लेकर जिस गेट से इस महल में एंट्री की थी उससे वापस जाना मना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जिट के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो भी बहुत से दिलचस्प आकर्षणों से भरा हुआ है। तो चलो एग्जिट की तरफ चलते हैं। एग्जिट मार्ग पे आपको कुछ दुकानें जो ट्रेडिशनल राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट बेचती हैं, सीसीडी आउटलेट, कैफे कॉफी डे और नटराज की पीतल की मूर्ति देखने को मिलती है। सीसीडी आउटलेट में एयर कंडीशन इंडोर और आउटडोर दोनों सीटिंग मौजूद है। आउटडोर सीटिंग से आपको जयगढ़ किले का शानदार नज़ारा दिखता है। कुछ दूर आगे चल के आपको वो गुप्त सुरंग भी देखने को मिलेगी जो आमेर को जयगढ़ से जोड़ती है। इस सुरंग को युद्ध के समय शाही महिलाओं और प्रजा के निकास के लिए रणनीतिक और खुफिया रूप से बनाया गया था। यहीं पास में लोहे की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं जो देखी देखी सी मालूम पड़ती हैं। कुछ सेकंड इनको देख के याद आया कि ये वही कढ़ाइयाँ हैं जो जोधा अकबर फिल्म के एक सीन में दिखाई गई हैं जब ऐश्वर्या राय रसोई में पकवान बना रही होती है। ये वाला सीन तो याद होगा आपको। फिल्म के शूट के बाद निर्माता ने इन कढ़ाइयों को उपहार के रूप में महल में ही छोड़ दिया। आमेर की हमारे दिन की यात्रा तो समाप्त हुई, पर जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ शाम को एक अद्भुत लाइट एंड साउंड शो भी होता है। आओ आपको उसकी झलक दिखाते हैं। रात के अंधेरे और रंग बिरंगी लाइट से रोशन महल जादुई सा लगता है। दिन की थकान कितनी भी हो, अगर आप इस शो के शुरू होने तक रुक गए तो फिर आप इसे बिना देखे जा नहीं पाएंगे। आमेर का किला वर्तमान में जयपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां आप सुबह अद्भुत हाथी की सवारी और शाम को लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आमेर किले की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण जीर्णोद्धार प्रयास किए हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि आगंतुक इसके ऐतिहासिक और सौंदर्य मूल की भरपूर सराहना कर सकें। आमेर का किला न केवल राजस्थान के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जो आगंतुकों को राजपूत महाराजाओं के युग में वापस ले जाता है। इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला, मनमोहक दृश्य और ऐतिहासिक महत्व इसे जयपुर और राजस्थान की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान बनाते हैं। आमेर किले से शहर की ओर जाने वाले रास्ते पे मुझे एक बूढ़े काका दिखे जो अपने वायलिन पे बड़े प्यार से पर्यटकों के लिए एक धुन बजा रहे थे। आओ आपको भी सुनाता हूँ, आप गाने का नाम गेस करना। जी हाँ, सही गेस किया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, संग बाय द ग्रेट लता मंगेशकर जी। इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। नमस्कार, जय हिंद। आमेर किले के विशाल कक्षों और जटिल प्रांगणों का अनुभव करने के बाद अब हम अपनी रोमांचक यात्रा के अगले अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमारी मंजिल कोई और नहीं बल्कि अरावली पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित शानदार नाहरगढ़ दुर्ग है। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 में निर्मित किया गया था। इस अतिशयोक्तिपूर्ण संरचना का उद्देश्य शहर की रक्षा करना तथा इसके आकर्षण को बढ़ाना था। इस किले का मूल नाम सुदर्शनगढ़ था, जिसे बाद में बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया था, जिसका अर्थ है बाघों का निवास। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नाहरगढ़ पर आज तक के इतिहास में कभी किसी सेना का आक्रमण नहीं हुआ। महल का निर्माण जयपुर शहर के शीर्ष पर स्थित राजा और शाही परिवार के लिए एक शांतिपूर्ण विश्राम स्थल के रूप में किया गया था। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के दौरान नाहरगढ़ किले का उपयोग अंग्रेजों के छुपने के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में भी किया गया था।